सोचिए, भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा निवेश कर रही है। और वो भी किस पर? किसी हाईटेक चीज पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले स्टील के डब्बे पर। तो चलिए इस बात को समझते हैं, आखिर मामला क्या है। एक तरफ एक सामान्य सा डब्बा और दूसरी तरफ इतना बड़ा निवेश। ये कोई सेमीकंडक्टर या ड्रोन जैसी जटिल टेक्नोलॉजी तो है नहीं। फिर इतना पैसा क्यों? इस सवाल का जवाब दरअसल सिर्फ एक नंबर में छिपा है। एक ऐसा नंबर जो इस पूरे मामले की अहमियत और अर्जेंसी को समझाता है। जी हाँ, पूरी दुनिया के 95% कंटेनर सिर्फ एक देश में बनते हैं, और वो है चीन। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड के इतने जरूरी हिस्से पर चीन का लगभग पूरा कब्जा है। और यही बात भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ये समझने के लिए कि आखिर ये स्टील का डब्बा इतना जरूरी क्यों हो गया है, हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि कैसे इस एक डब्बे ने आज की दुनिया की शक्ल बदल दी। कंटेनर के आने से पहले व्यापार ब्रेक बल्क कार्गो के जरिए होता था। जरा सोचिए, बंदरगाहों पर अलग अलग आकार की बोरियां, लकड़ी के बक्से, जिन्हें मजदूर एक एक करके जहाज पर चढ़ाते और उतारते थे। इसमें हफ्तों लग जाते थे। सामान की चोरी और टूट फूट का खतरा बना रहता था, और ये बहुत महंगा भी था। लेकिन फिर आया कंटेनर, और इसने सब कुछ बदल दिया। एक स्टैंडर्ड साइज के डब्बे ने पूरी प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और इतना सस्ता बना दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस क्रांति के पीछे कोई बड़ा उद्योगपति नहीं, बल्कि मैल्कम मैकलेन नाम के एक ट्रक ड्राइवर का दिमाग था। 1937 में उन्होंने देखा कि सामान लोड करने में कितना समय बर्बाद होता है, और उन्हें एक सीधा सा आइडिया आया। इस आइडिया को हकीकत बनने में करीब 2 दशक लग गए, लेकिन 1956 में जब 58 कंटेनरों के साथ उनका पहला जहाज चला, तो दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कंटेनर बनाने के इस कारोबार में दबदबा हमेशा बदलता रहा है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, फिर जापान ने बाजी मारी, उसके बाद दक्षिण कोरिया ने 70% से ज्यादा मार्केट पर कब्जा कर लिया, और फिर 90 के दशक से चीन का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक कायम है। ये इंडस्ट्री हमेशा दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों के साथ साथ चली है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन ने इस पूरे बाजार पर कब्जा किया कैसे, और आज तक इसे बनाए कैसे रखा है। आइए उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। चीन का दबदबा कितना बड़ा है ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। 95%। ये लगभग पूरा का पूरा मार्केट है, जो मुख्य रूप से 3 बड़ी चीनी कंपनियों के कंट्रोल में है: CIMC, डोंगफेंग और CHIC ग्रुप। चीन की रणनीति 2 हिस्सों में थी। पहला, उन्होंने लागत पर कंट्रोल किया। देखिए, एक कंटेनर को बनाने में लगभग 60% खर्च स्टील का होता है। चीन की सरकार ने अपने स्टील उद्योग को भारी सब्सिडी दी, जिससे वे बहुत ही कम कीमत पर कंटेनर बना पाए। दूसरा, चीन दुनिया की फैक्ट्री है, तो उनके कंटेनर हमेशा माल से भरकर ही दूसरे देशों में जाते हैं, जिससे उन्हें खाली कंटेनर भेजने का भारी भरकम खर्चा नहीं उठाना पड़ता। और ये खर्चा कोई छोटा मोटा नहीं है। पूरी दुनिया में खाली कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सालाना खर्च, जिसे रीपोजिशनिंग कहते हैं, करीब $20 अरब है। ये एक ऐसी लागत है जिससे चीन बड़े आराम से बच जाता है। फिर आया कोविड-19, और ये पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। जब चीन में प्रोडक्शन कम हुआ, तो कंटेनर की कीमतें $1600 से बढ़कर $2500 तक पहुंच गईं, और पूरी दुनिया का ट्रेड रुक सा गया। तब सबको एहसास हुआ कि एक स्टील के डब्बे के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। अब इन सब के बीच कहानी में एंट्री होती है भारत की। भारत ने पहले भी इस सेक्टर में हाथ आजमाया था, लेकिन तब बात बनी नहीं। पर अब एक नई और ज्यादा मजबूत योजना के साथ भारत वापसी कर रहा है। करीब 20 साल पहले भारत ने कंटेनर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसकी कई वजह थीं। हमारे पास कंटेनर बनाने वाला खास कॉटन स्टील नहीं था, हम उतने बड़े एक्सपोर्टर नहीं थे, और इसी वजह से हमारी रीपोजिशनिंग लागत बहुत ज़्यादा थी, जिससे हमारे कंटेनर महंगे पड़ते थे। और आज भी लागत एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में एक 40 फुट का कंटेनर बनाने में चीन के मुकाबले करीब 25% ज़्यादा खर्च आता है। चीन में जहां लागत करीब 2,70,000 रुपये है, वहीं भारत में ये 3,60,000 तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर 2020 में चीन के साथ सीमा पर तनाव और महामारी के चलते सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आईं, उसने भारत को इस सेक्टर के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। शिपिंग की दरें 3 गुना तक बढ़ गई, और हमें समझ आया कि आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है।
तो अब भारत की नई रणनीति क्या है? इस बार ये एक बहुत ही व्यापक योजना है। सेल और टाटा जैसी कंपनियां अब देश में ही कॉटन स्टील बना रही हैं। गुजरात के भावनगर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार हो रहा है। कॉनकॉर जैसी सरकारी कंपनियां लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दे रही हैं और इन सबको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ की सहायता योजना का ऐलान किया है और साथ ही एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। क्या ये एक नए चमत्कार की शुरुआत है या फिर बस एक और नाकाम कोशिश? अगर हम इतिहास देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन, इन सभी देशों ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा तब हासिल किया जब वे अपने अपने आर्थिक चमत्कार के दौर से गुजर रहे थे। मतलब ये साधारण सा दिखने वाला उद्योग असल में किसी देश के बड़े आर्थिक बदलाव का एक संकेत रहा है। तो ये हमें आज के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर लाता है। क्या भारत की ये कोशिश उसके अपने आर्थिक उदय का एक बड़ा संकेत है, या फिर ये इस स्टील के डब्बे की दौड़ में एक और झूठी शुरुआत साबित होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।